के दिन में गर्म रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद यकीन और दुआ के साथ के सब सुनने वाले, सब देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक है। एक और ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड को एंजॉय करने के लिए आज फिर मेरे और अरमला हसन के साथ। और मैंने कहा मेरे भी अपना नाम बोलने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं अरमला हसन और ये जानते हैं इसलिए मैंने अपना नाम बोला। ओके, खैर ऐसा नहीं है। आई एम इमरान हसन, शी इज अरमला हसन। आई होप कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई आज फिर, और एक और सुबह, एक और नया प्रोग्राम, एक और नई एक्साइटमेंट, उसके साथ हम हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि दिन अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल अच्छा गुजरेगा एंड लाइफ इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। अभी हम सुबह यही बात कर रहे थे कि जब हम बाहर निकला करते थे कोविड के दिनों में, अनफॉर्चुनेटली किसी मजबूरी के तहत बाहर निकलना पड़ता था, तो लोग तो कम थे लेकिन हमें शहर बहुत साफ लगने लग गया था इमरान। और आप चूंकि फिजा भी साफ लगने लगी, आसमान साफ लगने लगा। हाँ, आसमान आपको लिटरली वाकई बहुत साफ फील होता था, लेकिन उसके साथ साथ आप चूंकि जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो रही है, हम अपने काम पे जा रहे हैं, स्कूल्स भी खुल गए, तो शहर में भी आपने ख्याल रखना है कि आपने शहर को उसी तरह से साफ रखना है जैसे शहर। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि ये सड़कें जिन पे हम चलते हैं, ये गाड़ियां जिन पे हम ट्रैवल करते हैं, ये मेट्रोज, ये ट्रेन, ये हमारी हैं, ये हमारे पैसे से बनी है। हम लोग इनको संवारेंगे नहीं, हम लोग इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। क्लीन रखिए, नीट रखिए। बच्चों में वैसे एहसास जिम्मेदारी है आजकल, बड़ों में भी होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जज्बा बरकरार रहे। इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और निगाह डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के हाथों भारत को बड़ी शिकस्त का सामना। बात करेंगे मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ से। जालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया। ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। इंसानियत सोज वाक़े पर मोटरवे का क्रेडिट लेना ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को महंगा पड़ गया। तनकीद के बाद माफी मांग ली। फेटिफ से मुताल्लिक बिल की मंजूरी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे तलब। वर्ल्ड सिमुलेशन वीक पर CIMA के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स डुकाटी होंगे खुसूसी मेहमान सेगमेंट साइंस एंड टेक में। दुनिया में जंगली हयात मादूम होने लगी। WWF की जंगली हयात पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ओजोन की तह के तहफ्फुज़ का आलमी दिन। कुर्राए अर्ज़ पर जिंदगी के तहफ्फुज़ के लिए अमली इक़दामात का अज़्म। और पाकिस्तानी फिल्म स्टार इजहार काजी के जानदार किरदार आज भी परिस्तारों के जहनों पर नक्श। जी, हेडलाइंस आपने जानी, कुछ सेगमेंट्स भी हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स के मुतालिक हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, लेकिन उससे पहले आज के अखबार बताना भी बहुत जरूरी है। बड़ी खबर वही है, उसी का फॉलो अप है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से कल आपको मालूम है बड़ी अहम कार्रवाई थी, हमने इस पर डिटेल्स बात भी की थी अपने शो में। तो जनाब नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी नुमाइंदे के जरिए भी पैरवी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। अल अजीजिया रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। 22 सितंबर तक पेश ना हुए तो मफरूर करार दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ इस पर डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में FATF के हवाले से आपको बताएंगे कि FATF रिलेटेड बिल गोज टू Senate after National Assembly approval. The National Assembly on Tuesday passed a bill that allowed spying powers for the investigators while probing into the case of terror financing as a part of government's efforts to enact legislation to help the country try out of the grey list of the FATF. So it's a good news, and अब
बिग हाँ, वेल। ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास हुआ। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे के हवाले से भारतीय एतराज मुस्तरद, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की पजीराई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ने भारत के खुद मुख्तार इलाके शामिल किए। अजीत दोवल का कहना था, जिस पर आलमी कानून के तहत भारत जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका नक्शे में ज़ायद नहीं कर सकता। वॉज रिस्पॉन्डेड बाय मोईद यूसुफ साहब। भारत अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी एलामिया मुस्तरद और हूसी बागियों के मिसाइल हमले पर सऊदी अरब से इजहार यकजहती करते हैं। ये भी स्टेटमेंट सामने आई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से। भारत पे एक बार फिर सुबकी हुई है और यही हमारी इन डिटेल्स आज की बड़ी खबर भी होगी। आपने जैसा कि जाना इस वक्त, और एक्सप्रेस रोजनामा पे इन डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हैं इस खबर की जो तफसील है, और हम भी आपको बताएंगे। और मोईद यूसुफ साहब हमें ज्वाइन भी करेंगे आज की बड़ी खबर के अंदर। वेलकम बैक एक बार फिर आपको मेन डेस्क से। और अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, तो इसके इजलास में पाकिस्तान के नए नक्शे पर एतराज मुस्तरद होने से भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना करना। बिल्कुल। SCO के ऑनलाइन इजलास के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने पस मंजर में पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा लगा रखा था, जिस पर भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल की जानिब से एतराज किया गया। और मोईद यूसुफ ने दो टोक अल्फाज में ये बताया कि ये हमारा नया नक्शा है और पाकिस्तान के नक्शे पर SCO में किसी ने एतराज नहीं किया। इजलास में हमारा नक्शा सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दिलचस्प सूरत हाल हुई और फिर वॉकआउट भी कर गए अजीत दोवल साहब। और ये बेसिकली उस 3 रुकनी टीम का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ अमित सिंह और ये अजीत दोवल साहब जो है, ये 3 रुकनी टीम है जो इस वक्त इंडिया के सारे मामला चला रही है। और इन्हीं के ये ज़हनी इख्तरा है जो कश्मीर में 370A को रिवोक करके सामने लाया गया, 35A को रिवोक करके लाया गया है। इस वक्त हमें मोईद यूसुफ साहब जो कौमी सलामती के मुशीर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं, और इस पर जो नाकामी हुई है हिंदुस्तान को इस महाज के ऊपर, उसके बारे में क्या राय है। आप ये बताइएगा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का बायकॉट हम अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान की जानिब से किया गया है। आप इजलास में शरीक थे, आपको नहीं लगता कि बड़ी नाकामी को जाहिर करते हैं ऑन सच अ बिग फोरम इंडिया की, मोईद यूसुफ साहब? क्या कह सकता हूँ जी, बात यह है कि ये ऐसी तंजीम है जिसका सारा मकसद ही ये है कि आप आपस में मिल के काम करें, कॉपरेशन बढ़े, मामलात आगे चलें। आपको कल रवैया नज़र आ गया। यही बात तो हम बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि ये भारत एक आइडियोलॉजिकल भारत है, ऐसा मोड़ ले चुका है कि खुदकुशी की तरफ जा रहा है। अब कल जो काउंटर पार्ट हैं इंडिया में, दोवाल साहब, उन्होंने पहले तो इंडिया ने ये कहा जी मैप नहीं लगेगा। हमने दो तहरीरी जवाब दिया, जी मैप क्यों नहीं लगेगा, हमारा मैप है, हमारा कमरा है, हमारी दीवार है, आप कौन है। फिर उनको ये याद दहानी कराई गई कि ये मैप तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। फिर ये याद दहानी कराई गई कि इलीगल ऑक्यूपेशन तो आपने की हुई है मकबूजा कश्मीर में। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, तमाम दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ माना। रूस ने मेज़बानी की, हमारा फ़ख्री अंदाज में नक्शा पूरा वक्त नुमाया रहा, पूरी तकरीर हुई, उसमें कश्मीर का मौक़िफ़ आया, दहशतगर्दी पे मौक़िफ़ आया, इक़्तिसादी उमूर पे मौक़िफ़ आया। कोई और मुल्क किसी ने वॉकआउट का सोचा भी नहीं। हिंदुस्तान अकेला तनहा अपने आप को आइसोलेट कर बैठा, रूस की तकरीर में भी नहीं आया। अच्छा, क्या कह सकते हैं? इस तरह का जो रिएक्शन आना है भारतीय कौमी सलामती मुशीर की जानिब से और इजलास से उठकर चले जाना, अब क्या साबित करता है कि भारत अब भी बौखलाहट का शिकार है? मकबूजा कश्मीर के हालात देख लेना। 1 साल बाद 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल होता है और कर्फ्यू लगाना पड़ता है। मतलब देखिए, ये वो कश्मीरी अवाम है जो 7 दहाइयों से अपने आप को बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़ा कर रही है, उसका मुकाबला कर रही है, शहादतें हुई हैं। ये चुप होने वाले नहीं हैं। तो भारत पता नहीं किस दुनिया में क्या सोच है, आज भी क्या सोच थी, क्या ख्याल था कि सारे उठ के पीछे चल पड़ेंगे। मतलब मेरा तो ख्याल है कि सारे दिल में हंस रहे होंगे जब भारत उठ के गया। वही वहाँ बेवकूफ़ी है, चीन से लड़ रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, नेपाल नया नक्शा लाया, मुंह की खाई, पाकिस्तान से बालाकोट क्या तो ये नक्शा क्या। इस नक्शे को तो इतनी पजीराई वैसे नहीं मिल रही थी जो आज उन्होंने खुद।
अच्छा, ये जो भारत की सुबह की, एक तो हमें बड़ी दिली खुशी हुई, दूसरा हमें आपकी जो सिफारती एफर्ट्स हैं और आपकी जो कैपेबिलिटीज है उस पर बड़ा हमें भरोसा है ओब्वियसली। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो भारत की सुबह हुई है, ये पाकिस्तान की सिफारती सतह पे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कितनी बड़ी कामयाबी है मोहित साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई। बहुत अहम ममालिक हैं, चीन, रूस, तमाम सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक, तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र किया जाए कम है, क्योंकि देखें फ़तह हमेशा सब्र और रसूल की ही होती है, यही निज़ाम है। ठीक है, लोगों ने कहा जी साल क्या किया, इतना कुछ किया कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की मलामत अब कर रही है कश्मीर पे। एक आवाज़ दिखा दें जो कहती है जो कश्मीर में भारत कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमें मुकम्मल कामयाबी भी हासिल। अच्छा मोहित साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है और आज की जो कामयाबी हुई है हमें बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जो मसला कश्मीर है उसको मज़ीद मौसर अंदाज में उठाने में कितनी मदद मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी जी। देखिए वज़ीर आज़म साहब इस दफ़ा तो बदकिस्मती से कोई भी नहीं जा रहा, वो भी नहीं जा रहे, वो वर्चुअल है, लेकिन अपने मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े रखेंगे अपनी तकरीर में, और दुनिया को पहले ये नज़र आ गया, इस बात को भी उठाएंगे, बताएंगे कि ये देखिए ये 10 दिन पहले वो करके गए हैं, तो किस मुल्क की आप बात करें? तो रोग एक्टर ऐसे करते, ये हिंदुस्तान का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक रोग एक्टर बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता, बैनुल अक़वामी कवानीन को नहीं मानता, आज तो ये भी वाज़ेह हो गया डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भी नहीं तस्लीम करता। तो फिर मतलब है कि और रोग स्टेट क्या होती है? यही तो डेफिनेशन है। दहशतगर्दी रोज़ फैला रहा है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी है, तो क्या कह सकते हैं हमें? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा रवैया ऐसे हमसाये के साथ रह रहे हैं जिसके साथ कोई बात हो ही नहीं सकती। जोम है, गुरूर है, खुद पसंदी है, इसको और क्या कहें? ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। मुझे सब आखिरी सवाल मेरा शंघाई ताउन तंजीम को लेकर, ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कौमी सलामती के मिशन के ऊपर, आइंदा कब हमारा क्या लाए अमल है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी और इस तरह के इजलासों को लेकर भी क्या हमारा लाए अमल होगा? देखिए ये तो एक समिट था, बहुत अहम समिट था, लेकिन हम तो तसलसल से अपनी पॉलिसी चला रहे हैं, तसलसल से दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का असल क्या रूप है, क्या उसका चेहरा है, और तसलसल से कश्मीरियों के लिए खड़े रहे हैं, खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये बात मैं वाज़ेह करूं, SCO के समिट में भी मैंने बार बार ये वाज़ेह किया है कि ये तमाम बातें जो हैं, पाकिस्तान का हदफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अपने इक्तिसादी हालात को बेहतर करके दुनिया को राहदारी देना, सारी दुनिया के साथ चलना, और साथ साथ कश्मीर को आज़ाद कराना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मोहित यूसुफ साहब, हमसे बात करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें वक्त देने के लिए। बड़ी खुशी की बात भी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, चाहे वो मॉरल ग्राउंड्स पे है, सियासी है, सिफारती है, किसी भी हवाले से कश्मीरियों की इखलाकी मदद है, वो पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान जारी रखेगा और हर फोरम पे जारी रखेगा, और यकीनी तौर पे हम इसको जारी रखे हुए इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे कश्मीर को इंशाल्लाह। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में 78% हवा में नमी होने के अलावा मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कराची के मौसम की बात हो रही है तो कराची का मौसम अमूमन इसी तरह से ह्यूमिडिटी के साथ होता है, और कराची वाले इस चीज़ के यूज्ड टू भी हो चुके हैं। आज सुबह वैसे मैं उठ के मौसम देख रहा था कि लाहौर में बारिश कब होगी, तो लंबी कतार थी, कोई बारिश नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है, गर्मी होने वाली है। खैर कल रात खास बात, बिल्कुल हमारा अगला सेगमेंट है कल रात खास बात। कल रात खास बात में हमारे एंकर पर्सन टू द पॉइंट जो होस्ट करते हैं मंसूर अली खान साहब, उनको हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे एक्सप्रेसो नाजरीन को, आप ये बताइएगा कि कल आपके प्रोग्राम में क्या खास बात है? देखिए कल रात हमने 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की। एक तो नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें खारिज हुई हैं और उन्हें हुक्म, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, हुक्म आया है कि उन्हें हर सूरत अगली तारीख पर अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी किस तरह मुमकिन होगी, और जब ज़ाहिरी बात है अब अगर वो वापस आते भी हैं तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल का नून लीग की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, एक ये हमारा टॉपिक था। और दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, शहबाज शरीफ साहब ने जो साने मोटरवे था
उस सिलसिले में जब वो कमेंट कर रहे थे तो नून लीग ने मोटरवे बनाई थी, उन्होंने ये कमेंट भी साथ ही कर दिया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत उनके ऊपर तनकीद की गई। तो मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब से ये सवाल कर रहा था, नून लीग से सवाल कर रहा था कि क्या एहसास हुआ है कि गलत बात की ही गई। और हमने एक ट्विटर का एक पोल भी शेयर किया जिसमें 81% लोगों ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने गलत बात की है और उसके ऊपर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो तीसरा टॉपिक हमारा था वो मरियम नवाज साहिबा की कल रात की ट्वीट्स थी। 13-14 ट्वीट्स उन्होंने की जज साहिबान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव है और दबाव के बगैर फैसले देने चाहिए। वो भी हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। और उस सिलसिले में क्या शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा की इस किस्म की ट्वीट्स के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, ये मौजूद था कल के प्रोग्राम। ज्यादा ट्वीट्स थी और बड़ी क्रिटिकल ट्वीट्स भी थी। यूर राइट मंसूर साहब। अच्छा, ये भी बताइए कि कैबिनेट के अंदर जो दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है और इस हवाले से जो तरमीमी बिल है वो मंजूर किया गया है, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब माजी के अंदर जो है वो ड्यूल नेशनल्स के हवाले से बड़ी एक वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी शख्स के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन काबीना के अंदर जिस फॉर्मेट की अप्रूवल हुई है वो ये है कि ड्यूल नेशनल इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर वो असेंबली में जाने में कामयाब होता है और वो इलेक्शन जीत जाता है तब उसे अपनी वो ड्यूल नेशनलिटी खत्म करनी होगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी भी उन्होंने एक मार्जिन रखा है। इससे फायदा ये होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो भी आके सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करें और कोशिश करें कि वो इलेक्शन जीत सकें और उनका इंटरेस्ट भी रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, लेकिन जाहिर बात है कि अगर आपने असेंबली के दरवाजों में दाखिल होना है तो उसके लिए फिर आपको नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक तादाद है जो पाकिस्तानी सियासत के साथ अपने आप को अटैच रखती है और निगाह रखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ड्यूल नेशनलिटी की जो क्लॉज है वो उनके रास्ते की एक रुकावट बनती है। तो मेरा ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर अमल भी किया जाए और ऑपोजिशन जो है वो भी ऑन बोर्ड हो इस सारे मामले के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मंसूर अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आपने हमें अपने तजिए से भी आगाह किया और कल के प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंट था ये भी हमें आपने बताया। ये जो ड्यूल नेशनल्स के हवाले से बात हो रही है, बिल्कुल मैं मंसूर साहब की बात से मुत्तफिक होते हुए ये बात करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि हमारे रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हमेशा अपनी हर स्पीच में ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत इनकरेज करते हैं और उनको उनके ख्याल में उनकी इंपॉर्टेंस जो वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानी, और इसमें कोई शक नहीं है। उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का पूरा हक होना चाहिए, वोट करने का हक होना चाहिए। और इसमें ये एलिमेंट अच्छा है कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो फिर आपको अपनी नेशनैलिटी तर्क करनी पड़ेगी। उससे पहले कम से कम आप एक ऑन रिस्क स्टेट नहीं है कि इलेक्शन हार जाते हैं, शरीयत भी छूट जाती है तो नुकसान ना हो। ये एक अच्छी मूव है इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई होप कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फूलों के शहर लाहौर में 78% हवा में नमी होने के अलावा मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। वो लोग जो कि इस बात की लोगों को याद दिलाता चाहते हैं कि उन्होंने मोटरवे उन्होंने बनाई, फोरेंसिक लेबोरेटरी उन्होंने बनाई, ये तो बड़ा शर्म का मकाम है। मतलब है वो पूरे मुल्क ने बड़ा डिप्लोर किया है और बड़ा मायूस किया है शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट ने। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो इस मुहावरे के बरक्स तोले बिना बोल बैठे। बिल्कुल, और फंस भी गए। इस गुजरपुरा जो ज्यादती वाक़या है इस पर न सिर्फ क्रेडिट लिया मोटरवे बनाने का,
बल्कि उस पर क्लैपिंग भी की गई, डेस्क भी बजाए गए। अजीब लगा हमें कि ये क्यों किया शहबाज शरीफ ने। बाद में जब एहसास हुआ, सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं शायद अपना इजहार उस तरीके से कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता था, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। इस सारी सूरत हाल पे शदीद रद्द-ए-अमल भी आया, लोगों ने मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनाई, रिएक्शन भी किया कि इस मामले के ऊपर क्यों इस तरह से किया गया। खैर, इस वक्त हमें शहबाज गिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के हवाले से। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस रिएक्शन पर उनकी क्या राय है। गिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप तो बड़े क्रिटिकली इसको आपने आड़े हाथों लिया ट्विटर के ऊपर भी। हमें ज़रा बताइए, आप इस बयान के ऊपर जो शदीद रद्द-ए-अमल आया है, इस पर क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पुलिस ऑफिसर का बयान था, नामुनासिब बयान था, पूरी कौम ने उस पर रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ने भी किया, अदालत ने भी किया, मीडिया ने भी किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे यूजुअली इस्तीफा नहीं मांगा जाता, उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाती है। जो भी डिसिप्लिन होता है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनके खिलाफ महकमाना इंजबाती कार्रवाई की जाती है और वो उनको ऑलरेडी शोकाज नोटिस दे दिया गया है और वो एक शहर के पुलिस चीफ हैं। अब उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के एक जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो किस कदर एक गिरा हुआ बयान दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जहाँ पे रेप हुआ वो जो मोटरवे है वो हमने बनाई है, तो हमारे लिए तालियां बजाएं। तो अच्छा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं, अवाम को इनका पता चल रहा है, लेकिन इनका बयान अफसोसनाक है। इन्हें इससे इस्तीफा देना चाहिए। ये कम अज कम इस बयान देने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहने के काबिल नहीं रहे। वैसे तो इन्हें इन चीजों का एहसास नहीं है, ये तो कुछ करके भी अपने आप को काबिल समझते हैं, लेकिन बहरहाल नहीं देना चाहिए। नहीं, ये जो मामला हुआ मोटरवे ज्यादती केस, इसमें एक दूसरे को सियासतदान नीचा दिखाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। और इस तरह की जो क्रिटिकल या सेंसिटिव सिचुएशन की बात की जाए, ये बयानबाजी करने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि इसमें इतनी सेंसिटिविटी का एक एलिमेंट शामिल होता है? देखिए, ये तो अब आपकी क्योंकि मजबूरी है, एक हमारे यहाँ रिवाज चल गया हुआ है कि आपने वो इस तरीके से करना है कि अपोजिशन भी लेनी है, मतलब वरना ये अपोजिशन थोड़ी है, सियासतदान थोड़ी, ये माफिया है, ये अशराफिया नहीं बल्कि वो जो कहते हैं बदमाशिया है ये। तो इनको आप सियासतदान कहते हो, आपकी मर्जी है, सियासतदान तो नहीं है, सियासतदान के रूप में है ये लोग। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर हम अगर बात करें तो इस पे शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके जमानती हैं। नून लीग ने तो ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ मुकम्मल इलाज के बाद ही वापस आएंगे। अगर हम हुकूमत की बात करें तो बतौर जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है गिल साहब? जी, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है, जो इस 420 की धोखे की फ्रॉड की जो भी कार्रवाई बनती है वो इनके खिलाफ करनी होगी, करनी चाहिए और हुकूमत करेगी। आप देख ले, कोई गरीब आदमी किसी की जमानत देता है और वो पूरी ना हो तो उसके साथ क्या होता है? जो उसके साथ होता है वही इनके साथ होना चाहिए। कानून तो बराबर है। इन्होंने 420 की है, इनको 420 की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो वापस कभी नहीं आना चाहेंगे क्योंकि वो अपने झूठ बोल के फ्रॉड करके यहाँ से निकले जैसे जता गए थे पहले। मुझे असल में दुख है उनके वोटर के लिए, उनके वोटर के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि जो आम मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो तो खुलूस नीयत से इनको अपना लीडर समझता था, मसीहा समझता था। उनको क्या पता था कि ये तो 4 दिन खड़े नहीं होंगे और झूठ बोल के मुल्क से भागने को भी ये गलत नहीं समझेंगे। तो बहरहाल जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो इंशाल्लाह होगी और किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई। ठीक है गिल साहब, मौक़िफ़ आपका हम तक पहुंचा, लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना बयानात का सिलसिला है ना, ये हर सतह के ऊपर, चाहे वो सियासी हो चाहे वो हमारे अफसरान हो, ये एक मामूल बनता जा रहा है। मेरे ख्याल में जिम्मेदार ओहदों पे मौजूद सभी अशखास को, चाहे हुकूमत से हो, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। संजीव, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। आपको फिर से हम बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अगला हमारा सेगमेंट है माइंड मिथ्स का, जिसमें हमारे साथी एंकर वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी हमें कुछ बताने वाले हैं। सो ओवर टू यू हिना वकार साहब। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। व्यूअर्स, एक बार फिर से आज हमारे साथ वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं।
वकार साहब, आजकल सोशल मीडिया पे एक डिबेट छिड़ी हुई है कि ख़वातीन को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सेफ रूट लेना चाहिए, यानी कि जीटी रोड से ट्रैवल करना चाहिए, रिंग रोड जो है वो सेफ रूट नहीं है। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा, और जो वो रूट बता रहे हैं वो कितने श्योर हैं कि जिस रूट पे ख़वातीन ट्रैवल कर रही हैं वो वाकई 110% सेफ है और उस पर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा? अच्छा देखिए, बात यह है कि जो सेफ रूट नहीं है वो किसकी वजह से नहीं है, बहुत बुनियादी सवाल आ जाता है कि आप कहते हैं और क्या गारंटी है कि कल जीटी रोड भी सेफ रूट ना रहे, मतलब इस चीज की क्या गारंटी है? कल इसका मतलब अगर जीटी रोड भी सेफ नहीं रहेगा तो फिर आप कौन सा रूट उनको बताएंगे? कौन सा रूट बताएंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको साइकोलॉजी के हवाले से और इसके बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो ये बात इंतहाई अफसोसनाक है जब हम एक पूरे जेंडर को 50% जो है, इसीलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अभी तो चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मतलब लोग उस पर तो बात ही नहीं करते, उसको तो सुनते ही नहीं है, अभी तक उस पर बात ही नहीं हुई। वुमेन क्योंकि एडल्ट हैं, वो बालिग हैं, तो वो अपने लिए एक आवाज़ उठा लेती हैं, बच्चे बेचारे नहीं उठा सकते। वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से है कि ताकि उनकी अपनी जिंदगियों पे उनका अपना एक कंट्रोल हो, ठीक है, यही वो वजह है। अब जहाँ तक बात है, आपको पता है कि सीसीपीओ का भी एक स्टेटमेंट आया था और उसके बाद एक्चुअली ये डिबेट स्टार्ट हुई। अब इसकी अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर मैं एक पुलिस वाला हूँ और आपके घर में चोरी हुई है और मैं आपके घर जाऊँ और बजाय इसके कि मेरा फोकस ये हो कि चोर या जो भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, आप ये कहना शुरू कर दें कि भाई आपने दरवाजा क्यों नहीं लॉक किया था, और आपने अगर लॉक किया था तो आपका लॉक जापानी क्यों नहीं था। अब मैं अगर इस तरह की बातें करना शुरू कर दूं, आपकी गाड़ी चोरी हो और मैं कहूं कि मतलब आपने वो 2 लॉक तो लगाए हुए थे लेकिन तीसरे वाला कोई और जो हैंडल लॉक लगता है वो तो आपने नहीं लगाया हुआ था, गाड़ी में ट्रैकर क्यों नहीं था? देखिए, मैं आप इस पे बहुत ही आसान अल्फाज में ये कहूंगा कि मैं ये मशवरा आपको दे सकता हूँ एज अ कॉमन सिटीजन, आप मुझे दे सकती हैं। उसकी वजह ये है कि हम दोनों जब ये बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है उस पे हमारा ट्रस्ट क्योंकि कम है, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रा एहतियात किया करें क्योंकि मसाइल इस तरह के हैं। बिल्कुल। बट इफ़ आई एम अ पुलिसमैन तो मैं तो नहीं कह सकता आपको, क्योंकि ये तो मेरी अपनी एक नाहली की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि आप बाहर ना निकलिए। अगर आप पे और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं तो है ना यहाँ तक समझता हूँ कि अगर मैं और आप इस तरह की कन्वर्सेशन में हैं कि जहाँ पे मैं आपको एहतियात का मशवरा दे रहा हूँ और आप मुझे एहतियात का मशवरा दे रही हैं कि आप भी अपनी खवातीन को कहें कि इस तरह ना निकला करें, अगर तीसरा बंदा एक पुलिस मैन है और वो हमारी बात सुन रहा है तो मैं एक रैशनल, एक अकली उससे जो क्या कहता है रिस्पॉन्स ये समझता हूँ कि उसका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो कहे कि ना नो, आप कैसी आप लोग बात करें, हम हैं ना, हम हैं और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी है ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जो आपस में बात कर रही हैं इससे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम नाअहल हैं या हम जो है कोई गफलत बरतते हैं, हम नहीं बरतेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि खवातीन को, जो आपने पहला जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पर, खवातीन, मैं आपको अपनी एक बेसिकली मैं अपनी बहन की मिसाल देता हूँ। वो जब गांव में जाती थी तो अब्बू जो है वो गांव से बाहर आते थे और वो उधर से ड्राइव करके आती थी और फिर अब्बू जो है वो कार को ड्राइव करके गांव ले जाते थे कि बड़ा ऑड सा लगता है कि खातून जो है ये लड़की जो है। मैंने उसको कहा कि देखो आज नहीं, कल नहीं, परसों इसी गाँव की कोई लड़की ज़रूर ये ड्राइव करके आएगी और उसके बाद एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। बट आप क्यों नहीं करती? ठीक है, वो पहला बारिश का कतरा आप क्यों नहीं बनती? तो ये जो अभी एक साइकिलिस्ट है जो पिछले 3-4 दिन पुरानी एक खबर थी, जो एक इस्लामाबाद में एक साइकिलिस्ट है जिसको हैरासमेंट का निशाना बनी और उसके बाद उसमें पुलिस ने गलबन। अब वो जो लड़की है, आप वो देखिए कि जो उस लड़की या कोई भी बाइक पे लड़की हो, अभी लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये खवातीन देखिए निकलेंगी, ये बारिश का पहला खतरा बनेगी, ये खुद करेंगी, तो उसके बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो हमने इन चीजों को नॉर्म्स के अंदर लेके आना है। वो नॉर्म्स के अंदर तभी आ सकता है कि जब ये जो पूरा जेंडर है इसको भी थोड़ा सा एक्टिविज्म और उसका करना चाहिए, बजाय इसके कि गांव से बाहर आप गाड़ी खड़ी कर दें और आप कहें कि अब्बू जो है वो गाड़ी अंदर लेके जाएं। ये नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा और ये तमाम चीजें जो है तभी ये बेहतर हो सकती है। और ये अपने घर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ये अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को और अपनी यानी जितनी भी हमारी लड़कियां बहनें हैं या मतलब बेटियां हैं उनके साथ बाप और भाई को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। हरासमेंट की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो छुपा रही हैं, वो इसलिए छुपा रही हैं कि उनके सराउंडिंग में जिसको वो बताएंगी वो सपोर्टिव नहीं है, वो उल्टा हो सकता है। तब आप सपोर्टिव नहीं होंगे तो फिर ये हरासमेंट का और ये तमाम फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपकी सर्जरी प्लान की है डॉक्टर ने, मैं आपका MR नंबर चेक कर लेती हूँ, आप अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम गुलाम नबी है।
आगा खान यूनिवर्सिटी की सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाली सरगर्मियों में बराह रास्त एआनत से पाकिस्तान में लाखों अफराद फायदा उठाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के दीगर मंसूबे मनसूबाबंदी, तरबियत और वसाइल को तरक्की देने के लिए ताउन फराहम करते हैं। हालिया वक्तों में इजाफी और मुतबादिल सेहत की देखभाल करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। सेहत की देखभाल के हवाले से बढ़ती हुई जरूरियात से निपटने के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी को एक मुख्तलिफ डिलीवरी मॉडल की जरूरत थी। इसी सिलसिले में आगा खान यूनिवर्सिटी में एक शोबे के क़याम की मनसूबाबंदी की गई, जिसका नाम आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन है। आगा खान यूनिवर्सिटी की कोशिश रही है कि एक मौसर निज़ाम लाने और मरीजों की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए तिब्बी शोबे में जिद्दत लाई जाए, ताकि पाकिस्तान दीगर शोबों की तरह तिब के शोबे में भी मुनफरिद मकाम हासिल कर सके। आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन 18,000 स्क्वायर फीट एरिया पर मुकीम है। इस इदारे को ये एजाज हासिल है कि ये पाकिस्तान का वाहिद और दुनिया के बड़े तिब्बी तरबियत के सिमुलेशन सेंटर में से एक है। इसका क़याम 2015 में आया और 2016 से अब तक सैकड़ों तालिब इल्मों को सिमुलेशन पर तरबियत फराहम कर रहा है। मेडिकल शोबे से वाबस्ता तलबा के लिए ये इदारा एक जदीद तर्ज के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर सामने आया है। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले सिमुलेशन के जरिए तलबा को मेडिकल ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो मुस्तकबिल में पुरएतमाद अंदाज से तिब के शोबे में लोगों की खिदमत कर सकें। ये इदारा तलबा को ट्रेनिंग, जदीद सिमुलेशन मशीन और इक्विपमेंट के जरिए फराहम करता है। CIME में जदीद सिमुलेशन वार्ड हैं और ऑपरेशन थिएटर्स, जिससे तलबा जदीद तर्ज पे ट्रेनिंग से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस इदारे में तलबा को न सिर्फ फर्स्ट एड बल्कि बीमारियों से मुताल्लिक पेचीदगियों, ज़चगी और दीगर बीमारियों के इलाज को सिमुलेशन के जरिए काबिल इलाज बनाना सिखाया जाता है। इस जदीद तिब्बी तदरीसी मरकज में इमरजेंसी में मरीज की देखभाल, इलाज मुआलजा और ऑपरेशन की तरबियत दी जाती है। इस सिमुलेशन सेंटर में डॉक्टर असातिज़ा तलबा को जदीद सिमुलेशन के जरिए इमरजेंसी या मेडिकल सिचुएशन तख्लीक करके देते हैं, ताकि अमली जिंदगी में वो एक बेहतरीन और पुरएतमाद आगाज कर सकें। सिमुलेशन के जरिए तालिब इल्मों को हर इलाज की मुख्तलिफ नौयत की मुश्किलात से दो चार किया जाता है। इस अमल से किसी मरीज की जान को खतरे में डाले बगैर नौजवान डॉक्टर्स रियल लाइफ सिचुएशन का तजुर्बा हासिल कर पाते हैं। सिमुलेशन के जरिए इलाज के अमल को बार बार दोहराने से डॉक्टर के एतमाद में बेपनाह इजाफा भी होता है। दुनिया भर में हर साल वर्ल्ड सिमुलेशन वीक 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। वेलकम बैक। सिमुलेशन वीक के हवाले से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो कि दुनिया भर में हर साल 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है, और इस रिपोर्ट में हमने डिटेल से आपको बताया कि व्हाट दिस वीक एक्चुअली इज। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जदीद सेंटर के सरबराह डॉक्टर चार्ल्स ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिमुलेशन बेसिकली है क्या, और ये मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। It's a very simple concept actually. ये बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों को बताया जाए कि कुछ करना है। मेडिकल फील्ड के अलावा देखा जाए तो आपसे बगैर प्रैक्टिस के डांस करना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपसे बगैर सिमुलेशन के जहाज उड़ाने को नहीं कहा जाएगा। इसी तरह मेडिकल प्रोसीजर्स और टेक्निक्स भी प्रैक्टिस मांगती हैं। आपको पता हो कि क्या कैसे करना है, कुछ कोऑर्डिनेशन और तजुर्बा भी चाहिए होता है। सादा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन की हम अगर बात करते हैं तो इसका क़याम कब अमल में लाया, और तिब्बी तदरीस के हवाले से जो इस मरकज़ का क़याम है एक अछूता ख्याल है, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? This goes back about 15 or 20 years when ये 15-20 साल पहले की बात है, जब मगरिब में सेहत की निगहदाश्त में सिमुलेशन इस्तेमाल हो रही थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी जानना चाहती है कि जदीद तरीन तरक्की क्या हो रही है, न सिर्फ तिब में बल्कि तालीम में भी। तो आइडियाज और मंसूबे बनाए गए। शुरू में कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ फंडर्स भी मिल गए और 5 से 6 साल पहले बिल्डिंग भी बन गई। इस तरह ये बन पाया। एक ताकत हमारी ये भी है कि हमारे पास बिल्कुल नई बिल्डिंग और नए इक्विपमेंट हैं।
और हमारे पास नई टीचिंग टेक्निक्स हैं। हमारे पास पुराना निसाब भी है और पुराने पढ़ाई के तरीके भी हैं जो आगा खान जैसी कायमा यूनिवर्सिटी में बदलना काफी मुश्किल होता है। लोगों को क्लिनिकल सिमुलेशन के आदी होने में वक्त लग रहा है। जितने साल से मैं यहाँ हूँ हमने काफी तरक्की की है और मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जदीद तदरीसी जो अमल है इसके और क्या क्या फ़वाइद हैं? There is a number of issues here and काफी मुश्किलात में से एक ये है कि आप तालिब इल्मों को जिंदा लोगों पर तजुर्बा नहीं करवाना चाहेंगे, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार। इस तरह से उनमें असल मरीज देखने से पहले ही किसी हद तक महारत आ जाती है। ये इखलाकी इख्तियार मरीज के तहफ़्फ़ुज़ और तालिब इल्मों की नफ्सियात के लिए ज़रूरी है। मरीज के साथ गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सिमुलेटर के साथ गलतियां करके इनसे बाद में सीखा जा सकता है। अच्छा सर, ये भी आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे क्योंकि ये तिब्बी तदरीस का एक जदीद सेंटर है जिसका क़याम अमल में लाया है, तो डेफिनेटली बड़े चैलेंजेस होते हैं इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इस सेंटर के लिए आपको क्या चैलेंजेस थे जो दरपेश रहे इसको क़याम अमल में लाने के लिए? The staff were not prepared to use clinical simulation. स्टाफ तैयार नहीं थे क्लिनिकल सिमुलेशन के इस्तेमाल के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। स्टाफ को तैयार करना, उनको स्किल्स, इल्म और तरगीब देना कि वो क्लिनिकल सिमुलेशन को डिजाइन कर सके, इसको चला सके और एक जदीद निसाब को शक्ल दे सके। ये चैलेंज था जिस पर हम काबू पा रहे हैं। अब हमारे पास सेंटर में सिमुलेशन से मुतालिक कई नए शोबे भी निकल आए हैं, जिनमें सिमुलेशन एडवाइजर, सिमुलेशन स्पेशलिस्ट और इसके एनालिस्ट भी हैं। ये सब पाकिस्तान में नए शोबे हैं। हम इन शोबों को बाकायदा नौकरियों की शक्ल देना चाहते हैं, जैसा कि दुनिया के दूसरे ममालिक में है कि इन नौकरियों से पहले उनके लिए पढ़ना पड़ता है और मास्टर डिग्री करना होती है। And you have to do master's degrees before you get promoted. ठीक है, ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो अब तक कितने यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग फराहम की जा चुकी है इस इंस्टीट्यूट में और आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या प्लान्स हैं? Well, you can think of any आप किसी भी जिस्मानी निज़ाम को ले लें, जैसे न्यूरोलॉजी, दिल का निज़ाम, रिमेटोलॉजी या कुछ भी और हो, उनसे मुतालिक तमाम बीमारियों की भी हमारे पास सिमुलेशंस मौजूद हैं। हमारे पास इमेजिंग सिस्टम है जो शरियानों में कैथेटर डालने में मुआविन साबित होती है। ये बिल्कुल इससे मुमासलत रखता है जो स्टूडेंट्स बाद में क्लिनिक में एक्सपीरियंस करेंगे। राइट सर, कुछ मैं चाहूंगा कि हम कुछ यंग डॉक्टर्स की भी बात कर लें, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से बात करना भी। अब तक कितने ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं जिसको ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग फराहम कर चुका है, ये सेंटर, और हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आने वाले वक्त के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके इसको लेकर? It's difficult to put an exact number on doctors. ये कहना मुश्किल है कि कितने तालिब इल्मों को हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये हजारों में होंगे। We train our own doctors, obviously. हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब जाहिर है हमारे मेडिकल के तालिब इल्म और साथ नर्सेज और नर्सिंग के तालिब इल्म, लेकिन डॉक्टर्स के लिए हमारा एक्सटर्नल इनकम के जरिए से एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। इन डॉक्टर्स को यहाँ सेंटर में हमारे एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स के साथ वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। इन डॉक्टर्स को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दी जाती है। वो यहाँ ट्रेनिंग के बाद अंदरूने सिंध या इससे भी आगे जाते हैं और हम जानते हैं कि उनमें बेहतरी आई है। आप इनके सेंटर में आने के और जाने के औकात में महारत माप सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें वाज़ेह फर्क होता है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के जरिए जो तलबा को तालीम दी जाती है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? That's a difficult one. हमने तालिब इल्मों की खुद एतमादी और इज्जत नफ्स के मौज़ूआत पर गौर किया है। हम सिर्फ उनको थ्योरी या प्रैक्टिस ही नहीं देते, हम उनको पूरा तजुर्बा देते हैं। इस तजुर्बे की बुनियाद पर तालिब इल्म बाद में इनके मस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर कर सकते हैं, जिससे उनमें ये एतमाद आता है कि अगली बार वो ऐसी सूरत हाल में कैसे बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं।
you're going to perform better. So that's what we give the students. ठीक है। अच्छा, ये जो इस डॉक्टर साहब जदीद तदरीसी मरकज़ की हम बात कर रहे हैं, फिर डिफरेंट सेक्शंस का भी हमने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताइए कि इस जदीद मरकज़ के अंदर कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग है इन पर्टिकुलर जो दी जाती है इस मरकज़ को लिए? तो ये एतमाद हम अपने तालिब इल्म को देते हैं। ये तालिब इल्मों को नफ्सियाती तौर पर बचाती है, ये उनके साइकोमोटर स्किल्स को बेहतर करती है, उनकी काबिलियत को बढ़ाती है और वो इससे खुश हैं। उन्हें इसको सीखने में दुश्वारी होती है लेकिन वो इससे खुश होते हैं और असातिज़ा भी। ठीक है, इन द एंड ये जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? The message I'd like to give in International Simulation Week is that इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक पर मैं ये पैगाम दूंगा कि यहाँ AKU कराची बल्कि पाकिस्तान में हमारे पास क्लिनिकल सिमुलेशन के लिए दुनिया का एक जदीद तरीन सेंटर है और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और इसके फवायद AKU को भी हैं, कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हैं और हम इसको दुनिया में अपने कोलीग्स के साथ मनाना चाहेंगे और इस पैगाम को पाकिस्तान में भी फैलाना चाहेंगे। आपको शायद पता हो आगा खान के 6 ममालिक में 6 कैंपस हैं। आने वाले सालों में हमारे 2 और सेंटर्स बन जाएंगे, एक नायरोबी में जो कीनिया में है और एक कंपाला में जो युगांडा में है। हम एक बैनुल अक़वामी इदारा हैं और हमें बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा होना चाहिए। हम इसलिए इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Well, thank you so much, Dr. Charles, for being with us, for your time and for the information that you have just given us. I hope it's really going to help to the people to know about this state-of-the-art new center of simulation. Thanks very much. We have a break here. Stay tuned to Expresso. मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज का एक्सप्रेसो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ अलार्मिंग चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अमूमी तौर पे जो आप मीडिया पे नहीं देखते लेकिन उनकी बहुत अहमियत है। हम बात कर रहे हैं कुराए अर्श पर इंसानों की जो कि जंगली हयात के लिए खतरा बन गए हैं। WWF ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो कि तहलका खेज रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ किया है कि आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी की वजह से कुराए अर्श में जानवरों के मस्कन मुसलसल खत्म हो रहे हैं और उनके घर उजड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी वाले 4000 जानवरों की 21,000 आबादियों का जायजा लिया गया, जिससे ये पता चला कि 1970 से अब तक पिछले 50 सालों में जमीन पर जंगली हयात में 68% कमी वाक़या हुई है। बिग नंबर 68। हमने जरूरी समझा कि हम इस पे बात करें और इसी हवाले से हमारे साथ हमाद नकी साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं WWF के। सो मैं ही पहले इनसे पूछ लेता हूँ। जी हमाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन कर लिया इन द मॉर्निंग। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जमीन उतनी जानवरों के लिए है जितनी इंसानों के लिए है, लेकिन हम इंसान तो हक छीन रहे हैं जानवरों से जमीन पर रहने का, ये रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट को कैसे मुरतब किया गया और इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? बहुत शुक्रिया। देखें, ये WWF कुदरती माहौल पे तहफ़्फ़ुज़ पे काम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम है। ये जो रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये हमारी फ्लैगशिप रिपोर्ट है। ये हर 2 साल के बाद आती है और ये जो मौजूदा है रिपोर्ट, ये 13th एडिशन है। इस रिपोर्ट में जो दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट 135 एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसकी ओनरशिप, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबली है। अब इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो प्लैनेट, हमारे पास एक ही प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, उसकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, दैट्स वन थिंग। और उसके फिर उससे अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ इकसाम की जो हयात है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब जैसे कि आपने भी अपनी इंट्रो में बताया कि ये अनफॉर्चुनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी अलार्मिंग है। पिछले 50 साल में बेशुमार स्पीसीज हैं जिनको हम खो चुके हैं, बेशुमार वेटलैंड्स हैं, तकरीबन 85% जो हम खो चुके हुए हैं। हमारे बेशतर जो वाटर बॉडीज़ हैं, बेशक वो समुंदर हैं, दरिया हैं या झीलें हैं, वो पोल्यूटेड हैं। हमारे बेशुमार जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का,
उसको हमने इंक्रोच कर लिया हुआ है। आई थिंक इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक एज ए इंसान अगर हम बहुत सेल्फिश होकर भी सोचें तो हमारी अपनी जो बका है, हमारी अपनी जो सर्वाइवल है, वो डिपेंड करती है कुदरत के ऊपर। बेशक वो साफ पानी है, बेशक वो साफ हवा है, बेशक वो हमारा फूड प्रोडक्शन है, हर चीज में जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, नेचर अच्छा हमारे साहब, जिस तरह से अभी आपने मेंशन, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि हम इंसान जो एक बात करें, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत ये एनवायरनमेंट वर्क करती है, कुदरत वर्क करती है। हम किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? प्रॉपर हमें पाकिस्तान की बात की जाए, हमें किस तरह के कानून साजी की ज़रूरत है, किस तरह के लॉज होने चाहिए कि ये जो हमें एक रिपोर्ट में पता चल रहा है कि इतना हद तक इजाफा कमी वाक़या हुई है, तो इस पर कुछ वर्किंग तो होनी चाहिए प्रॉपर। देखें, ये जो एक मेजर थ्रेट है वो है, जिसको मैं अगर ब्रॉडर सेंस में कहूँ, लैंड यूज प्लानिंग। हम लोग कानून मौजूद हैं कि हम सर्टेन एरियाज को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, वो नेशनल पार्क होते हैं, वो गेम रिजर्व्स होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। और लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम उनको जिस मकसद के लिए उनको कोई डिक्लेयर किया गया है उस पर हम अमल नहीं करते। नतीजा ये है कि हम लोगों ने जो हमारा एक प्रॉपर किसी भी शहर का मास्टर प्लान है, किसी भी मुल्क का मास्टर प्लान है, किसी भी आबादी का मास्टर प्लान है, उस पे आपको नजर आता है कि वो उस पे अमल नहीं हो रहा। अब उसके हो क्या रहा है कि जैसे फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के लिए हम इंक्रोच कर रहे हैं, कई जगहों पे जंगलात का सफाया हो रहा है, कई जगहों पे फ्लड प्लेन्स के अंदर हमने ज़राअत शुरू कर दी है, कई जगहों पे हमने वेटलैंड्स को ड्राई करके कर दिया है। इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पे बेशक वो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, बेशक वो कोई और रिक्रिएशनल। बिल्कुल सही है। इससे तो इससे तो हमें ये लगता है कि जो बढ़ती हुई आबादी है इंसान की, ये सबसे बुनियादी वजह है। और फिर ऑब्वियसली उसकी जो टाउन प्लानिंग नहीं है या डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान इसके हवाले से क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या कर सकता है, और जो शहरी पाकिस्तान के आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम कम से कम एक पॉजिटिव हिस्सा बने, इसका नेगेटिव हिस्सा ना बने? आई थिंक सबसे ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो साल है 2020, अगर हम इसको कोविड और दूसरी चीज़ें भी देख लें कि किस तरह फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, हमें इस साल को एक वेकअप कॉल लेना चाहिए, इसको एक वार्निंग लेनी चाहिए कि इस साल से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर हमने इस साल में जो वाकयात हुए हैं और जो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर, बेशुमार चीज़ों के ऊपर, अगर हमने उसको वार्निंग के तौर पे ना लिया और स्टेटस को या बिजनेस एज यूजुअल करते रहे, तो वो हम अनफॉर्चुनेटली हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कवानीन हैं, लेकिन अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि जहां पे हम उन तमाम कवानीन को नजरअंदाज कर देंगे, सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर जो लैंड यूज, मैंने प्लानिंग की बात की है, कि क्यों हम ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज हम अलाउ करते हैं, और क्यों हम एनक्रोचमेंट को, नेचुरल हैबिटेट जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का हैबिटेट है, हम किस हद तक उनको तबाह करना चाहते हैं। और इस पे आप ये समझते हैं कि हमें इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विद द टाइम किसी और नशिस्त में भी आपको दोबारा एंगेज करेंगे हम इस रिपोर्ट के हवाले से और दीगर मामलात पे भी। हमाद नकी खान, CEO WWF पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पे जैसी बात हमाद साहब ने की, हमारा इंडिविजुअली ये हमारा फर्ज बनता है कि हम माहौल की क्लिनलीनेस के लिए और जंगली हयात की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। जंगलात ना काटें, सफाई रखें, पोल्यूशन कम से कम फैलाएं, और जितना हक ज़मीन पे रहने का हमारा है उतना ही इन जानवरों का भी है। ब्रेक ले देंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जनाब, माहौल की भी बात हो गई, ज़मीन को साफ रखने की भी बात हो गई, हेल्थ की बात ना हो हमारे शो में, ये हो नहीं सकता अर्ली इन द मॉर्निंग। सो वी हैव हेल्थ एंड फिटनेस फॉर टुडे। हेल्थ
हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है खुशबख्त भट्ट ने। थैंक यू सो मच खुशी, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सुबह। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? आई एम गुड। हम रोज खुशी लेके आते हैं। हाँ ना, खुशी लेकर आते हैं। खुशी, आज आप क्या बताने वाली हैं हमारे देखिए? आज मैं आपको अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज, आर्म्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगी। मतलब इजी है आज? इजी तो नहीं है, if you go like depends on the intensity as well कि किस इंटेंसिटी पे कर लें। ठीक है। I have extra dumbbells if you guys want to join me. इमरान, if you want to join No, you can thank go. you. Please, खुशी, go ahead. ये देखिए ना, बात करने में मुझे फौरन। Okay. First, we are going to do warm up for 5 minutes. Guys, remember, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको वार्म अप के बारे में बताया था। हाई नीज एंड जंपिंग जैक्स 30 seconds each, repeated 3 times. Okay, first exercise would be bicep curls. Bicep curls करेंगे। Okay, make sure your feet is hip width apart. ठीक है? And bend your knees slightly. Stomach is tucked in. Stomach को tight करना है, hips को tight करना है। And bicep curls. As you bring it up, breathe in, breathe out, breathe in, breathe up, breathe in, breathe out. Control movement होनी चाहिए. And as you lift quickly, you breathe in and slowly control movement down. And quick up and slowly down. Okay, next exercise would be on the floor. Okay, we're going to do tricep, plank tricep extensions. For beginners की भी बताऊंगी. This is for your arms, right? Yes, this is for your arms. Core as well. बट इसमें आपकी कुछ मेन फोकस ट्राइसेप्स है, बट आपका जो है वो फंक्शन फुल बॉडी है। ठीक है? ओके, वी गोना डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज वुड बी वाइड स्टांस बाइसेप्स। दिस इज फॉर योर लॉन्ग हेड। देयर आर 2 मसल्स बेसिकली, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड। तो क्लोज में जो होगा वो शॉर्ट हेड हिट होगा और वाइड में लॉन्ग हेड हिट। So you have to do 15 to 20 reps of this exercise, 3 to 4 sets each exercise. So afterwards जो मैंने आपको stretching भी बताई थी कि आपने cool down होने के बाद जो static stretches हैं वो भी ही करने हैं। ठीक है। So guys, practice. एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि नॉर्मली ख़वातीन को लगता है कि अगर आप आर्म्स की या ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करें तो आपके मसल्स बन जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ क्लियर कर दो। मसल इतनी इजीली बिल्ड नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपकी जो है वो डाइट अच्छी ना हो, बट इंक्रीज नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर वुमेन। टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है कंपैरेटिवली गाय से। ठीक है। गाय से तो गाइस जो हैं वो जल्दी बिल्डअप कर लेते हैं मसल्स। वुमेन कांट इजीली बिल्ड मसल। ये आपको बता दूं, आप जब कार्ब्स इनटेक ज़्यादा ले रहे होते हो, रोटी चावल डेंस कार्ब्स ज़्यादा ले रहे होते हो, तो उससे आपका साइज इंक्रीज होता है। इट्स मोर फैट देन मसल। थैंक यू वेरी मच। आर यू डन? आज के लिए हमारा काफी ओके जी, आज के लिए हमारी एक्सरसाइज काफी कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। मीनवाइल बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की डिजिटल रिपोर्ट है और वो है इंतहाई मुख्तसर अरसे में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपने फ़न की धाक बिठाने वाले पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाने वाले इज़हार काजी साहब के हवाले से। आज उनकी बर्थडे है तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस फिल्मी सितारे को, जो कि अचानक शायद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, अचानक से उनकी मौत वाक़ई हुई और जवानी में इनफैक्ट इंतकाल कर गए थे, उनके हवाले से डिजिटल रिपोर्ट है, उनको याद करते हैं और बर्थडे विश करते हैं। Welcome back and we are in the cold kitchen. और हमारे साथ हैं शेफ नुमान। कैसे आप? गुड, हैप्पी। आप सुनाएं कैसे हैं? पक्की बात है नुमान, खुश है? बिल्कुल। ठीक है। जी, आज आपके लिए है फ्रेश
जो ग्रेप्स जूस है, ठीक है। उसके लिए आपने 5 ml लेमन जूस का टच देना है ताकि उसकी स्वीटनेस डाउन हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ग्रेप्स अब जो आ रहे हैं उसमें इकसाम होती है, जैसे सुंदर खानी है वो वैसे ही मीठा होता है, ठीक है। और जो दूसरा उसको कहते हैं अपना जो मनक्का होता है वो उसके अंदर बीज भी होता है और स्वीटनेस लेवल भी उसका कम होता है। अगर उसके लिए थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए, जी बिल्कुल, उसके लिए फिर आप शुगर 10 ml यूज कर सकते हैं मीठा करने के लिए। और उसके बाद आपने ग्रेप्स लेने हैं, वो 1 कप ले सकते हैं अपन, चाय वाला कप, चाय वाला 1 पूरा कप ले सकते हैं, ठीक है। फ्लेवर पे अकॉर्डिंग उसमें भी डिपेंड करता है ना कौन सा। और फिर आपने उसमें 80 ml वाटर ऐड कर लेना है, ठीक है। 80 ml वाटर 1 ग्लास के लिए काफ़ी है। और उसके बाद हमने इसमें आइस ऐड करनी है, ये 6 से 7 क्यूब आइस ऐड करनी है, हाँ 6 से 7 क्यूब। और उसके बाद इसको जग में डाल देना है। इतनी देर में ये डाल रहे हैं, you have something to know? Exactly। और आज वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जा रहा है, इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे है और ये भी हमें बता रहा है कि अपनी ज़मीन का, अपने माहौल का ख्याल रखिए, दरख्त लगाइए। दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। और स्मूदी बन गई, जूस बन गया, फ्रेश जूस इज रेडी। कैमरे का क्लोजअप भी रेडी होना चाहिए इस मौके पर। इसकी प्रेजेंटेशन तो आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बीच वाली फील आ रही है इसमें, है ना? बीच वाली फील आ रही है और इस मौके पे अगर मौसम अच्छा हो, अच्छा मूड हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शेफ नौमान फॉर योर प्रेजेंस। आपको इसकी रेसिपी हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। व्हाट एल्स, कुछ बताना है? कुछ भी नहीं, हम 30 सेकंड्स हैं। अच्छा, हम इजाजत ले लेते हैं। ठीक है जी, इजाजत ले लेते हैं। और फीडबैक के लिए जिस तरह से हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक है, ट्विटर है, हमें फीडबैक दें। एग्जैक्टली, आप उसको फॉलो करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे हमारी एपिसोड्स अपलोड हो जाती हैं। बिल्कुल, और हमें देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे एक और अच्छा शो आपके लिए लेकर आएं, आपके मूड को अच्छा रखिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बारे में।